जमीन जो है ना ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी जब आप आंकड़ों में बिहार की स्थिति की बात करने लगेंगे। बिहार का 64% आबादी यानी कि 64% पॉपुलेशन ऑफ बिहार मात्र 10,000 रुपए ही महीना कमा पाता है। यानी कि 100 में से हर 64 व्यक्ति मात्र 10,000 रुपए महीने का कमा रहा है। आप आकलन करके देख लीजिए कि इस मात्र ये 10,000 रुपए में एक इंसान किस हद तक किस क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है। क्या ये जो आंकड़े हैं, ये सवाल और ये प्रश्न क्या सरकार से हमें नहीं पूछने चाहिए? नमस्कार, स्तंभ में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं मनन चंद्र। आज बिहार विधानसभा 2025 का पहला चरण समाप्त हो गया। कुल 18 जिलों में 121 सीटों पर मतदान समाप्त हो गई, यानी कि उस तमाम सीटों पर जितने भी उम्मीदवार थे उनकी किस्मत पेटी में बंद हो चुकी है। हालांकि कैसे पेटी में बंद हुई है, एक तो बहुत बड़ा सवाल है जो कल राहुल गांधी ने दोबारा चुनाव आयुक्त पे और इलेक्शन कमीशन पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पे भी लगाया था। वो देखने की प्रक्रिया है कि इस पे CEC क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं इस पे। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसका नाम क्या है? 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। जैसे कि लोकसभा की वोट तो मैंने डाली थी, लेकिन विधानसभा की वोट मैं डाल नहीं सकी क्योंकि मेरी वोट कट चुकी थी। इसमें कोई 25 लाख we have crystal clear proof that they are fake, that they either don't exist or they're duplicate or they're designed in a way for anybody to vote. Sorry. Yeah. So what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed bias of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake. हालांकि हम आते हैं अपने बिहार विधानसभा चुनाव पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है और वही महापर्व अभी बिहार में चल रहा है। लेकिन सवाल ये है जो खासकर मैं आज बिहारियों से तमाम ऐसे सवाल करना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपका मुद्दा क्या है? क्या आपका मुद्दा पलायन है, जो लोग माइग्रेट करते हैं? क्या आपका मुद्दा बेरोजगारी है? क्या आपका मुद्दा अस्पताल है? क्या आपका मुद्दा शिक्षा है? क्या आपका मुद्दा व्यवसाय है? क्या आपका मुद्दा ट्रेड है? क्या आपका मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या आपका मुद्दा इंडस्ट्री है? हालांकि चीनी मिल फैक्ट्री तो अभी तक लग नहीं पाया, लेकिन प्रधानमंत्री का बयान तो बार बार मेरे दिमाग में भी आता है, शायद आपके दिमाग में भी आ जाए कि ये झूठ फरोख की धंधा जो है, जो तमाम देश के व्यापक नेतागण जो बिहार में आकर करते हैं, वो धंधा कब तक चलेगा। एक न्यूज़ पिंच करके एक YouTube चैनल है, मैं काफ़ी धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ कि अभी के समय में जो मीडिया की जो स्थिति है, जो मीडिया की जो तमाम स्थिति है, उस में अपना एक रास्ता बनाया है। जो मुसहर समुदाय के लोगों की जो बात की है, जो गरीब तबके के जो लोग हैं जिनकी बात उन्होंने की है, जो एक मुसहर समुदाय जो लगभग आज हमसे, आपसे, हम सभी से, तमाम वर्गों से न जाने कितने साल अभी भी पीछे हैं, वैसे मुद्दों को उठाया है। लेकिन सवाल तो आपको भी पूछना चाहिए कि क्या मीडिया आपके मुद्दे को उठा रही है या सिर्फ घोड़े पे सवार होके आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में कर रही है। मैं कैसे पत्रकार की बात कर रहा हूँ, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। या फिर आपके राज्य में जब ये दिल्ली में बैठते, जो स्टूडियो में AC में बैठ के जो रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हैं, जब वो बिहार जाते हैं तो क्या वो दबंग वाला चश्मा लगा के और थार से उतर के ऐसा फील नहीं होता है आप लोगों को कि आपके राज्य का मखौल और मजाक बनाया जा रहा है? क्या बिहार की पहचान बाहुबली, गुंडागर्दी और दबंग के नाम से होती थी?
इनसे ना हो पाएगा यार, इनसे ना हो पाएगा। अब यहाँ से आज की तारीख में आमने सामने का खेल है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। हाल कैसा है? हाल तो यहाँ ठीक है, सब बढ़िया है? बढ़िया। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। रहमान साहब, किसको जिताएंगे? ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार। क्या हमारे जो जीरो का खोज करने वाले जो आर्यभट्ट हैं, क्या वो दबंग और गुंडागर्दी करने वाले और बाहुबली थे? क्या हमारे चाणक्य बाहुबली थे? ये बात हम और आप अक्सर क्यों भूल जाते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है? ये बात हम और आप क्यों भूल जाते हैं कि जब कहीं पे विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे तो हमारे बिहार में नालंदा जैसे प्रख्यात विश्वविद्यालय हुआ करते थे। अब मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप शिक्षित बनिए और आंकड़ों के अनुसार अपने राज्य की स्थिति का आकलन करें। एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ कि बिहार की जो अनुमानित जनसंख्या है वो है 13.43 करोड़, यानी कि पूरे देश की कुल आबादी की जब बात करते हैं तो टोटल जनसंख्या होता है 9.1% बिहार का, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। जिसमें ये काफ़ी शर्म की बात है कि एनडीए की सरकार हो या जदयू आरजेडी की सरकार हो, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो बिहार में पिछले 20 साल से है। बिहार के लोगों का जो एक प्रोपोर्शन जनसंख्या है पूरे भारत देश में वो है 9.1%, लेकिन जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारे राज्य का जो कंट्रीब्यूशन है, सहभागिता है, वो है मात्र 3%। जिसकी जनसंख्या 9% हो उसका कंट्रीब्यूशन मात्र 3% कैसे हो सकता है? और अगर किसी राज्य का मात्र 3% कंट्रीब्यूशन है पूरे देश के जीडीपी में, तो ये काफी चिंताजनक और अफसोसजनक बात है, जो बिहार की जनता को इस पे प्रश्न बिहार की सरकार से या आने वाले सरकार से अवश्य पूछने चाहिए। और आज मैं ये तमाम मुद्दा इसीलिए उठाना चाहता हूँ कि बिहार के जो पहला चरण का जो चुनाव है, फर्स्ट फेज वोटिंग, वो आज समाप्त हो चुकी है, यानी कि 121 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है। अब बाकी जो तमाम सीटें बची हैं उस पे जो जनता वोट करे वो मुद्दा पे वोट करे, न कि जाति पे वोट करे कि वो फलानमा जाति का है तो आप वो देख के वोट कर दे रहे हैं, वो आपके बिरादरी का है तो आप देख के वोट कर दे रहे हैं। जदयू जंगल राज का आरोप लगाती है, गुंडागर्दी का आरोप लगाती है, या आरजेडी एक दूसरे के पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप तमाम चलते रहते हैं। जदयू के एक प्रत्याशी हैं मोकामा से, अभी जेल में बंद है, अनंत सिंह। उनका जाके जरा इतिहास खगोलिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए कि अनंत सिंह कौन है। आरजेडी के एक प्रत्याशी हैं सूरज भान, वो प्रत्याशी नहीं है, उनकी पत्नी बीना देवी प्रत्याशी हैं मोकामा से आरजेडी की। जाके उनका भी हिस्ट्री जरा तलाशने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये जो पार्टियां हैं, जो बीजेपी हो, जदयू हो, ये महागठबंधन में जो पार्टी, कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, ये सारी पार्टियां, दानापुर बेस्ट एग्जाम्पल। आरजेडी अगर आरोप लगाती है अनंत सिंह के नाम पे, जदयू पे और एनडीए पे, तो जाके दानापुर के प्रत्याशी रितलाल यादव की चर्चा कर ले, समझ में आ जाएगा कि कोई पार्टी आपके जंगल राज जैसे स्थिति को बिहार में खत्म करने के लिए चिंताजनक बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके आपको मूर्ख बनाती है और हम और आप जाति में खंड बिखंड होते चले जाते हैं। और बिहार का जो मुद्दा होना चाहिए, पलायन, शिक्षा, रोजगार, वो शायद सॉरी फॉर माई रेस्पी वॉइस अबाउट इट, बट ये जो तमाम मुद्दा है वो शायद कहीं गायब हो जाती है, छूट जाती है। और जो आंकड़े की जो मैं बात कर रहा हूँ, जीडीपी की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो ये 9% जनसंख्या है और 3% मात्र हम लोग सहभागिता निभाते हैं, यानी कि मात्र 3% ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं पूरे देश में जीडीपी में, वो कैसे खत्म होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न होने चाहिए। और वो खत्म होगा इंडस्ट्री से,
वो खत्म होगा कि हमारे राज्य में, हमारे देश में जो स्किल्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो माइग्रेट करके किसी दूसरे राज्य में ना चले जाए। और ऐसा ही हो रहा है पिछले कई सालों से बिहार में, ऐसा ही हो रहा है कि वहाँ पे ना तो इंडस्ट्री लग पा रहा है। अब जैसे एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, अमित शाह जब बिहार आए तो उन्होंने कहा कि बिहार में इंडस्ट्रीज कैसे लगाया जा सकता है, बिहार में तो जमीन ही नहीं है। लेकिन जब आप एनडीए का घोषणा पत्र उठा के देखेंगे ना भाई, तो उसमें लिखा गया है कि जगह जगह इंडस्ट्रीज लगा दूंगा, क्योंकि उनको भी पता है कि बिहार की जनता जो ये मैनिफेस्टो है, ये जो घोषणा पत्र है, वो पढ़ने नहीं जा रही है। तो तमाम वादा कर दिया जा रहा है। पिछले चुनाव में भी वही वादा घोषणा पत्र में, इस बार भी वही वादा, अगले बार भी वही वादा होने वाला है। अगर आप ये जाति में और धर्म में, इन तमाम समीकरणों पे जब आप वोट देना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में यही स्थिति होने वाली है। और बिहार का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 10.8%। काफी चिंताजनक स्थिति है। ये डेटा काफी चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है कि क्या स्थिति है बिहार की। ये आंकड़ों से मैं बात कर रहा हूं कि बिहार की क्या स्थिति है। 1,06,774 नंबर नोट कर लीजिए प्लीज, मार्क इट। 1,06,744 ये एक एवरेज इनकम है पूरे देश का। बिहार का एवरेज इनकम मैं बता रहा हूं 36,344 मात्र, ओनली। ये बिहार की स्थिति है। ये है असली जंगल राज। चाहे वो आरजेडी की सरकार हो, चाहे वो लालू यादव की सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो जो 20 साल से चला रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी के गठबंधन की सरकार हो, ये है बिहार की स्थिति आंकड़ों में कि जो इस देश के एवरेज इनकम की जब बात करते हैं तो 1,06,744 रुपए, लेकिन जब बिहार की बात करते हैं तो मात्र 36,344 रुपए। अभी और सुनिए, जमीन जो है ना ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी जब आप आंकड़ों में बिहार की स्थिति की बात करने लगेंगे। बिहार का 64% आबादी यानी कि 64% पॉपुलेशन ऑफ बिहार मात्र 10,000 रुपए ही महीना कमा पाता है। यानी कि 100 में से हर 64 व्यक्ति मात्र 10,000 रुपए महीने का कमा रहा है। आप आकलन करके देख लीजिए कि इस मात्र ये 10,000 रुपए में एक इंसान किस हद तक, किस क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है। क्या ये जो आंकड़े हैं, ये सवाल और ये प्रश्न क्या सरकार से हमें नहीं पूछने चाहिए कि आज भी बिहार की जनता इसी में व्यस्त है कि प्रशांत किशोर अलखिन ना बिहार में, अब की बार बुझा जाता। अरे भाई बेवकूफ हो, प्रशांत किशोर को क्या पता चल जाएगा भाई, उसका बिजनेस है करोड़ों अरबों का। मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं प्रशांत किशोर की, लेकिन ये जो बिहार की जनता की जो सोच है, आप उसका क्या नुकसान कर देंगे। कोई आदमी शिक्षा का मुद्दा लेकर आ रहा है, कोई आदमी पलायन का मुद्दा लेकर आ रहा है, कोई आदमी रोजगार का मुद्दा लेकर आ रहा है, कोई आदमी अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल की स्थिति का मुद्दा लेके आ रहा है, कोई आदमी इंडस्ट्री का मुद्दा लेके आ रहा है। अशोक चौधरी जैसे भ्रष्ट मंत्री को उजागर कर रहा है और सम्राट चौधरी का तो मुद्दा मानिए गायब ही हो गया। भाई तुम्हारे राज्य का वो उप मुख्यमंत्री है, कई मर्डर चार्जेस में अभियुक्त है, कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है उससे, कोई अकाउंटेबिलिटी सेट करने वाला नहीं है। लेकिन बिहार में हर तीसरा आदमी आपको ये बोलता हुआ दिख जाएगा कि प्रशांत किशोर अलखिन ना, पता चल जाते उनका बिहार में, पता चल जाते कि बिहार में कितना चले है। क्या प्रशांत किशोर को पता चलेगा भाई। आप अपने स्थिति आंकड़ों में देख लो ना, पीएमसीएच में सर्जरी होता है तो छत जो है सो भरभरा के गिर जाता है। हम लोग प्रशांत किशोर के पीछे पड़े हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है इस बात से।
100 में से 64 आदमी 10,000 रुपए से कम महीने पैसे कमाता है, यानी कि 64% आबादी बिहार की मात्र 10,000 रुपए महीना कमा रही है, मात्र 10,000 रुपए महीना। और कहीं ना कहीं मैं बीजेपी के जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी मैं काफी प्रशंसा करता हूं। लखनऊ को जाके देख लीजिए कि लखनऊ बना दिए हैं वास्तव में नवाबों का शहर। लखनऊ से हैं सांसद, जाके लखनऊ की स्थिति देखिए कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर का अगर एक भी सेक्टर अगर है तो वो लखनऊ में है। ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटीज अगर है तो वो लखनऊ में है। हाईवे ब्रिज का एक जाल बिछा हुआ है लखनऊ में। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, लखनऊ की तकदीर बदल दिया उन्होंने। अब क्या करेंगे, राजनाथ सिंह की बुराई करेंगे कि मंत्री तो पूरे देश के हैं, सही बात है, लेकिन कोई आदमी पहले अपने घर को संभाल रहा है, अपने घर के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, इसमें कौन सी बुराई है। लेकिन हमारे देश के कोई नेता और कोई मंत्री तो बिल्कुल ऐसा करते ही नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि एक दल है टीडीपी, बिहार में दूसरा दल है जदयू। इन दोनों के सीटों से केंद्र में सरकारें चल रही हैं। अगर इन दोनों ने अपना समर्थन केंद्र सरकार से वापस ले लिया तो शायद मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उसके बावजूद भी बिहार हर सुविधा से, हर प्रगति से, तमाम डेवलपमेंट से वंचित है। क्यों भाई? बिहार राज्य के जनता के वोटों से आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, लेकिन बिहार में डेवलपमेंट के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। काफी अफसोस की बात है, लेकिन बिहार की जनता तो जाति पे डिपेंडेंट है। प्रशांत किशोर को सबक सिखाने में व्यस्त। गजब। अब मैं एक और मंत्री का नाम लेना चाहता हूं। बेगूसराय से सांसद हैं, थे, अब तो पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब आगे भविष्य में देखते हैं होता क्या है। कहीं एच फाइल जो राहुल गांधी वाला वो सच हो गया तब तो सच्चाई आप भी हम भी जानते हैं कि क्या रिजल्ट होने वाला है 14 नवंबर को। फिर भी एक मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, बेगूसराय से सांसद हैं गिरिराज सिंह, जो हिंदुओं के लिए अलग मीट शॉप खोलने जा रहे थे। खोल भी दिया है शायद। हिंदुओं के लिए अलग अलग कैटेगरी है कि आप हलाला नहीं खाएंगे, आप ये नहीं खाएंगे, आप वो नहीं खाएंगे, तो आपके लिए एक अलग मीट शॉप खोला जा रहा है। उनका जो एक मिनिमम बजट है, सालाना बजट की मैं बात कर रहा हूं, इस बात को गौर रखिएगा, 5,000 करोड़ रुपए। गिरिराज सिंह, सवाल ये है कि बिहार में कितना ये टेक्सटाइल पार्क खुल गया। ये जो टेक्सटाइल उद्योग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है बिहार में कितना खुल गया। अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में वो आंकड़ा बताइए कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैं भी अपने फैक्ट एंड नॉलेज को करेक्ट कर लूं। बट शायद जहां तक मेरी बुद्धि जाती है शायद मैं इसमें गलत नहीं हूं। 5,000 करोड़ का बजट है, 500 करोड़ भी दे दिया होता बिहार को, 500 करोड़, कम से कम एक टेक्सटाइल पार्क खोल दिया होता बिहार में, एक इंडस्ट्री टेक्सटाइल से रिलेटेड प्लांट कर दिया होता बिहार में, तो समझ जाता कि आप बिहार के सांसद बनने लायक योग्य हैं मंत्री जी। बट फिलहाल आपकी स्थिति ऐसी है कि आप बिल्कुल भी सांसद के लायक नहीं है मंत्री जी। आप मीट शॉप ही खोल सकते हैं, उसी के लायक हैं आप। और आप ही के कैबिनेट में एक मंत्री हैं राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर हैं, जाके उनसे कुछ ज्ञान वृद्धि कीजिए कि कैसे लखनऊ को उन्होंने नवाबों का शहर बना दिया है, कैसे लखनऊ को लखनऊ बना दिया। एक और महानुभाव हैं लल्लन सिंह। जब अनंत सिंह गिरफ्तार होकर जेल चले गए दुलारचंद यादव के मर्डर केस में, तो उनके प्रचार में उतरे लल्लन सिंह। लल्लन सिंह कहते हैं कि मोकामा का हर व्यक्ति को अनंत हो जाना चाहिए। वाह, क्या विजन है। मोकामा के हर व्यक्ति को अनंत हो जाना चाहिए, बच्चा बच्चा को अनंत हो जाना चाहिए। गजब। ऐसे ही हिस्ट्री सीटर बन जाइए, इसी सब चीज में हिस्ट्री बनाइए, बाहुबली बनिए, दबंग बनिए,
तमाम हत्या के आरोप, किडनैपिंग के आरोप, बहुत बढ़िया। ललन सिंह एनिमल डेयरी के मिनिस्ट्रीज में है, फिशरीज में है, पंचायती राज मिनिस्ट्री में है। इनका बजट है 4000 करोड़ सालाना। 400 करोड़ भी दे देते ना, 400 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट कर देते तो बल्ले बल्ले हो जाता, लेकिन नहीं। एक और मंत्री हैं जीतन राम मांझी, गया के धोबी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इनका भी आप काम देखेंगे तो कुछ नहीं, जीरो। एक और मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं, जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि बिहार के लिए राजनीति तो वो बिल्कुल नहीं करते हैं। बिहार से भले ही राजनीति करते हैं, बिहार के नाम पे खूब छक्का चौका मारते हैं। उनका बजट है 2 लाख करोड़। फूड प्रोसेसिंग यूनिट का बजट है 4000 करोड़। सालाना बजट की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार के लिए कुछ नहीं। मखाना बोर्ड की मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि जो केंद्र के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया मखाना बोर्ड बनाने का, काफ़ी अच्छा निर्णय है, लेकिन साहब बहुत देरी हो गई इसमें, काफ़ी देर कर दी है मखाना बोर्ड बनाने में। कुछ कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी हैं जो बने। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ केंद्र के सरकारों को, देरी होने के बावजूद भी धन्यवाद देता हूँ कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग एटलीस्ट। बट ऐसे बहुत सारे जगह हैं, दरभंगा है, मुंगेर है, तैमूर जैसा जगह है जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया है, प्रशांत किशोर का, जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं, बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहला ऐसा व्यक्ति, मैं उनके लिए कोई बैटिंग नहीं कर रहा हूं, जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात करना चाहता हूं। पहला ऐसा व्यक्ति जो जाति धर्म से ऊपर उठ के बात कर रहा है। पहला ऐसा व्यक्ति जो खुलेआम चैलेंज कर रहा है कि वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी नहीं। कई जगह उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे तमाम ऐसी बातें कही हैं, लिख के दिया है कि कहीं गठबंधन नहीं करूंगा, चुनाव से पहले भी नहीं, चुनाव के बाद भी नहीं। आपको लिख के देना है? हाँ, लिख के दे दीजिए भाई, वो भूलिएगा नहीं, फिर आप लिखेंगे नहीं तो हम दिखाएंगे क्या। लिख के दीजिए। एक जरा कैमरा निकट में ले आइए, उस कैमरे को दिखा दीजिए, लिख रहे हैं, लेके आइए वो कैमरा, गिम्बल वाला कैमरा लेके आइए। एक कैमरा जरा मंच पे लेके आइए, दिखाइए नेताजी लिख रहे हैं। मैं चुनाव से पहले, नहीं मैं नहीं लिखा, ना चुनाव से पहले। अच्छा, ना चुनाव से पहले, वो पेन थोड़ा सा ऐसे, ना चुनाव से पहले गठबंधन, ना परिणाम। आपका पेन ही नहीं, अरे पेन ही नहीं ठीक चल रहा भाई, क्या एक दूसरा पेन दीजिए फटाफट। अच्छा, जरा एक पेन लेके आइए, अच्छा पेन लेके आइए जल्दी से, किसी के पास भी कलम हो तो लाइए लाइए। ये लीजिए, ये लीजिए। नहीं अब हो गया, ले लीजिए। पढ़ दो भाई, आप पढ़िए ना। ना चुनाव से पहले गठबंधन, ना परिणाम के बाद गठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला ऐसा नेता बिहार का जो शिक्षा को मुद्दा बना रहा हो, रोजगार को मुद्दा बना रहा हो, पलायन को मुद्दा बना रहा हो, जो हॉस्पिटल की स्थिति को मुद्दा बना रहा हो। क्या बिहार को ऐसे मुद्दे पे बात करने की जरूरत है या नहीं? सवाल तो ये पूछना चाहिए बिहार के लोगों से। या अभी भी जाति धर्म देख के वोट देते रहेंगे और IGIMS में, PMCH में, एम्स में भीड़ों हजारों की संख्या में ऐसे ही लाइन लगा के बैठे रहेंगे? क्या बिहार की स्थिति और तकदीर बदलने के लिए आपके तरफ से कोई प्रयास नहीं किए जाएंगे? या सिर्फ प्रशांत किशोर जैसे नेता को आप जज करते रहेंगे? पहले ऐसे नेता हैं प्रशांत किशोर, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिनको मैं अपने तरफ से आशीर्वाद भी देना चाहता हूं। वो मेरे से काफी बड़े हैं, फिर भी मैं उनको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप कितनी सीटें लाएंगे, आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे, तमाम ऐसी बातें से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि कल आपको एक भी सीटें ना आए, 1, 2, 3 ओपिनियन पोल में जो बातें हो रही हैं 3-4 सीटें की, छोड़ दीजिए उसको। हो सकता है कि आप 0 सीट पे आउट हो जाएं।
लेकिन हर बिहार वासी को ये बातें समझ में आएंगी और उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि बिहारी अस्मिता की बात करने वाला जो एक नेता है प्रशांत किशोर, बाकी और कोई नेता नहीं है बिहारी अस्मिता की बात करने वाला। प्रशांत किशोर वही व्यक्ति है जो महाराष्ट्र चुनाव में नेता के सामने कहते हैं कि हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि आने वाले समय में किसी बिहारी को मारा ना जाए महाराष्ट्र में। लेकिन कई सालों से महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जाति की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। एक नेता बोलने वाला नहीं है बिहार में। आपके लोगों के साथ मारपीट होता है बिहार में, आपके लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है, आपकी जनता धक्का खा रही है दूसरे राज्य में पैसा कमाने के लिए। एक आदमी बोलने वाला नहीं। अशोक चौधरी की बात कर ले, सम्राट चौधरी की बात कर ले, दिलीप जायसवाल की बात कर ले, तमाम ऐसे जो भ्रष्ट नेता हैं, एक आम आदमी अपने मेहनत के दम पर, प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, अपने मेहनत के दम पर आज कम से कम इतनी शक्ति जुटा पा रहा है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को कड़ी टक्कर तो दे रहा है। ऐसे भ्रष्ट नेताओं का जो भ्रष्टाचार है कम से कम उसको उजागर तो कर रहा है, कुछ तो बोल रहा है। आज अगर प्रशांत किशोर हार गया ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, उसकी पार्टी को एकदम मैसिव वोट दे दीजिए, लैंडस्लाइड विक्ट्री कर दीजिए, लेकिन इतना वोट जरूर दीजिए कि प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति एक सत्ता स्थापित कर सके, एक पावर, एक स्टेबिलिटी स्थापित कर सके, ताकि बिहार में अगर कोई गलत हो तो उसका विरोध कर सके, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में कम से कम आ सके। नहीं तो आने वाले कई सालों तक कोई आम इंसान सम्राट चौधरी जैसे क्रिमिनल के सामने खड़े होकर आंख से आंख दो टूक बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे भ्रष्टाचारी नेता के भ्रष्टाचार को उजागर करने की हिम्मत नहीं करेगा। वर्षों तक कोई ऐसा नेता नहीं आएगा जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट लोगों की बात करेगा। और ऐसे ही आपके साथ लूट खसोट मचता रहेगा, आप ऐसे ही मरते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि बिहार में हो क्या रहा है। ऐसे ही अमित शाह आएंगे बिहार में और कहेंगे कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन ही नहीं है, लेकिन घोषणा पत्र में ये दावा कर देंगे, घोषणा पत्र में ये वादा कर देंगे जनता से कि हर जगह दम इंडस्ट्री ही लगेगा। पता है उनको कि बिहार की जनता इतनी शिक्षित नहीं है, ऐसे ही शायद देखते होंगे, ऐसे ही शायद बिहार की आकलन करते होंगे, इसीलिए घोषणा पत्र में कुछ और डालते हैं और ऐसे बिहार में कुछ और बोलते हैं। शांभवी चौधरी की बात कर ले, क्या टैलेंट है उनमें, क्या स्किल्स है, क्या टैलेंट है, क्या स्किल है जो उनको पद दे दिया गया। श्याम कुणाल की बात कर ले, उनको धर्म न्याय परिषद में जो जगह दी गई, जो भी उनको बनाया गया, क्या टैलेंट है उनमें, क्या देखकर, क्या स्किल देखकर उनको ये जो सो स्थान और ये जो स्थिति दी गई। कोई देखने वाला नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता है, कोई बोलने वाला नहीं है। लूट खसोट मचा के रख दिया, मनमानी चल रहा है, लेकिन फिर भी बिहार की जनता प्रशांत किशोर को तो बुझा जाएगा। अरे भाई, क्या होंगे प्रशांत किशोर, कल के केजरीवाल होंगे कि क्या होंगे, ये बात तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार में आया, जो असल मुद्दे की बात कर रहा है, कम से कम जाति धर्म से उठ के तो बात कर रहा है। और आज अगर प्रशांत किशोर हार जाता है तो हमारी आपकी हार है, न कि प्रशांत किशोर की हार है, क्योंकि आने वाले कई लंबे समय तक एक आम इंसान कभी ऐसा हिम्मत नहीं कर पाएगा कि उठ के अपनी आवाज बुलंद कर पाए ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं के सामने, ऐसे खोखले सिस्टम के सामने। जहां दावा तो ऐसा किया जाता है कि पीएमसीएच एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन सर्जरी के वक्त छत गिर जाता है। आप तब समझेंगे जब कभी आपके अपने परिजन जब उस स्थिति में, उस अवस्था में जब उनका इलाज चल रहा होगा और छत गिर जाए ना, जब जान पे बात आती है ना, तब समझ में आती है कि ये दर्द और ये तकलीफ क्या होती है। आज आप पे वो बात नहीं आई है तो शायद आप इसका आकलन नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। और आज मैं खुलेआम कहता हूं, खुलेआम बोल रहा हूं कि प्रशांत किशोर की हार हर घर और हर बिहारी की हार होगी। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि असल मुद्दा उठाने वाला नेता है प्रशांत किशोर। इन भ्रष्टाचारियों को आंख दिखाने वाला नेता है प्रशांत किशोर।
अशोक चौधरी का इतना भ्रष्टाचारी संपत्ति है, कोई बोलने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी आपका मर्डरर, अभियुक्त है कितने मर्डर में, वो आपके राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। जनसुराज से एक प्रत्याशी है कुम्हरार से, प्रोफेसर केसी सिन्हा। अगर ऐसे प्रत्याशी जो प्रोफेसर हैं, जो कितने किताब के ऑथर हैं, ऐसे प्रत्याशी अगर हार जाते हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, तो अब ये जो बिहार राज्य है उसका क्या भविष्य लिखना चाहते हैं? ऐसे साधारण व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग बिहार में बदलाव ला सकते हैं। ऐसे लोग दोबारा बिहारी अस्मिता को स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही लोग दोबारा बिहार का जो गौरव है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसी जगह, आर्यभट्ट, चाणक्य जैसे जो तमाम लोगों की का जो एक गौरव है बिहार का, उसको दोबारा स्थापित कर सकते हैं ऐसे प्रत्याशी, न कि अनंत सिंह, रितलाल यादव, सूरजवान सिंह जैसे प्रत्याशी जो उनकी पत्नी है बीना देवी, एक ही मान के चल सकते हैं बिहार में। ऐसे लोग बिहार के विकास का जो एक रोड मैप है वो तैयार कर सकते हैं। प्रोफेसर केसी सिन्हा जैसे लोग हॉस्पिटल की स्थिति को सुधार सकते हैं बिहार में, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सुधार सकते हैं, अच्छे शिक्षा व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। प्रशांत किशोर से आप उनके तमाम स्थिति को आप खारिज कर सकते हैं, उनके पार्टी को खारिज कर सकते हैं। मैं पार्टी विशेष से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूं कि आप पार्टी को नकार दीजिए, पार्टी की स्थिति को आप नकार दीजिए, लेकिन उनके मुद्दे से असहमत नहीं हो सकते। जो मुद्दा उन्होंने उठाया है उस मुद्दा से आप असहमत नहीं हो सकते हैं, असहमत नहीं हो सकते हैं। और जनसुराज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तमाम और भी ऐसे बहुत सारे पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। जदयू की बात कर ले, नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं, इतने साल सरकार में रहे, आज तक कभी उनके दामन पे कोई भ्रष्टाचार का कोई दाग ना हो। बीजेपी में भी अच्छे नेता थे, सुशील कुमार मोदी की मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में भी अच्छे नेता थे, निखिल कुमार की मैं बात कर रहा हूँ। आरजेडी में भी अच्छे नेता थे, रघुवंशी प्रसाद सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। रघुवंशी प्रसाद सिंह तो भाई पंचायती राज मिनिस्टर थे, फकीर नेता थे, और उन्होंने स्थिति और प्रारूप बदल के रख दिया बिहार का। जगह जगह जो आप सड़क ये सब देख रहे हैं, ये इस नेता का देन है, इस मंत्री का देन है, आरजेडी के थे। देखिए, लोकतंत्र में जब अच्छे लोग जीतेंगे तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा, और जब हमारा लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा तभी आम जो मुद्दे हैं, आम लोगों की का जो मुद्दा है, आम लोगों का जो विकास का जो मुद्दा है, आम लोगों की जो स्थिति है, तभी स्थिति बन पाएगी, बेहतर हो पाएगी, सुधर पाएगी। नहीं तो स्थिति ऐसी ही बदहाल चलती रहेगी, युगों युगांतर तक ऐसा स्थिति चलता रहेगा। अब महनार से एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, उनका नाम है विपिन सर, शिक्षक हैं, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, बच्चों के लिए डीएम से भिड़ जाते हैं विपिन सर। आज विपिन सर जैसे प्रत्याशी अगर बिहार में हार जाते हैं, विपिन सर जैसे शिक्षक जो बच्चों की आवाज को लेकर आवाज बुलंद करते हैं, ऐसे प्रत्याशी अगर हार जाएंगे बिहार में, तो बिहार का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो पाएगा? बिहार में आप विकास का जो एक रास्ता है, जो एक रोड मैप है, आप वो कैसे बना पाएंगे? प्रोफेसर केसी सिन्हा की मैंने बात की। एक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं दिलीप कुमार, ये भी छात्र नेता हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं बहादुरपुर से। जो ये कुछ प्रत्याशी का जो मैं नाम ले रहा हूँ, और भी ऐसे तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं। ऐसे प्रत्याशी अगर इस चुनाव में हार जाते हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो साधारण लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो बिहार को एक प्रगति के मार्ग पे प्रशस्त करने की क्षमता रखते हैं, प्रगति के मार्ग पे बिहार को प्रशस्त कर सकते हैं, वैसे प्रत्याशी अगर हार जाते हैं बिहार चुनाव में, तो बिहार के विकास की जो एक रूपरेखा है वो आप कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? 11 नवंबर को बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान होने हैं। मैं आपसे, बिहार की तमाम जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार जो आप वोट करेंगे
उसका मुद्दा हर पार्टी से ऊपर उठकर बिहार की अस्मिता को, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को, बिहार में अस्पताल की स्थिति को मजबूत करने के लिए तमाम ऐसे मुद्दों पर अपना मतदान करें। इस लोकतंत्र के महापर्व में अच्छे प्रत्याशी को विजयी बनाएं, ताकि बिहार में फिर कभी कोई दूसरा बेटा दूसरे राज्य में भटकने को मजबूर ना हो। क्योंकि जब बिहार की जनता जब एक पटना रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पे सवार होके जब दिल्ली जैसे महानगरों में, मुंबई जैसे महानगरों में, बेंगलोर जैसे महानगरों में जाते हैं, तो बाकी लोगों के लिए वो ट्रेन हो सकती है, रेलगाड़ी हो सकती है, लेकिन बिहार की जनता के लिए वो टाइम मशीन होता है। बिहार की जनता अपना किस्मत बदलने के लिए पटना से ट्रेन पकड़ती है और अपनी किस्मत को बदलने के लिए निकलती है। वो हमारे लिए रेलगाड़ी नहीं होता है, वो हमारे लिए टाइम मशीन होता है, क्योंकि पता होता है कि बिहार में हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी दर है 10%। बिहार में आज भी हर 100 में से 64 व्यक्ति मात्र 10,000 रुपये कमा रहा है। आप सभी से मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि 11 नवंबर को बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के दूसरे चरण के मतदान होने हैं। विकास, शिक्षा, अच्छे अस्पताल, अच्छी व्यवस्था, अच्छा सिस्टम, अच्छा उद्योग, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम ऐसे मुद्दों पे वोट करें। प्रशांत किशोर जैसे नेता को गाली देने से बिहार नहीं बदलने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर को मैं शुभकामनाएं इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि बिहार से जो जाता है जो व्यक्ति, वो मात्र 2 ही बातों से लौटता है। या तो दूसरे राज्य जहां पे जो महानगरों में वो काम करने के लिए जाता है वहां वो व्यक्ति असफल रह गया हो, या फिर जिसे अपनी मिट्टी से प्रेम हो, लगाव हो। और प्रशांत किशोर असफल तो बिल्कुल व्यक्ति नहीं है, अपने फील्ड के तो माहिर खिलाड़ी हैं, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। जो व्यक्ति 2014 में प्रधानमंत्री बना सकता है, कई राज्यों का मुख्यमंत्री बना सकता है, वो असफल कैसे हो सकता है। और इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि बिहार के असल मुद्दों पे वोट करें, जाति, धर्म, राजनीति से ऊपर उठकर। दीजिए इजाजत। आप तमाम सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कैसा था भाई? मजा आ गया।